नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, क्या होता है जब हम लोग लंबी छुट्टी लेकर के घर पे बैठे रहते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है, परंतु यही दिन बढ़ते बढ़ते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें शारीरिक और मानसिक विकार सताने लगते हैं। शरीर में जकड़न आने लगती है और दर्द की कई कई समस्याएं होने लगती है। साथ में पेट में गैस भी बन जाती है। मानसिक विकार हमारे जब बढ़ते हैं तो हमें मानसिक चिंताएं आने लगती हैं, तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और क्रोध जैसी समस्या भी बढ़ने लगती है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की एक विशेष श्रृंखला का निर्माण किया है, जिसमें आपको मैं ऐसे 8 योग अभ्यास को बतलाऊंगा जो आपको तंदुरुस्त करेंगे और मन को आलस्य रहित बनाएंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हमारे 8 विशेष योग अभ्यास की सूची में जो सबसे प्रथम योग अभ्यास है वो है प्रारंभिक श्वसन क्रिया। बहुत ही सामान्य स्थिति होती है। इसके लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। ध्यान देना है कि मेरुदंड आपका सीधा बना रहेगा। उसके बाद आपने अपनी हथेली को जंघाओं के ऊपर इस तरह से रखना है कि उंगलियां मिली रहेंगी और हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। फिर यहां से आपने आंखों को बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास की पूर्ति होने के बाद हथेलियों को नीचे की तरफ कर दें और लंबा धीमा गहरा श्वास को छोड़ते हुए श्वास को पूरा बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से ये आपका एक श्वास कहलाएगा। तो यहां पर आपने लगातार श्वास और प्रश्वास इसी तरह से लेते रहना है और कम से कम 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास लें। 10 से 15 बार यदि आप लेंगे तो आपको इसका लाभ महसूस होने लगेगा, लाभ प्राप्त होने लगेगा। और इसे बढ़ा करके आप 15 से 20 और भी अधिक लेके जा सकते हैं। यदि आप श्वास की गिनती के साथ कर रहे हैं तो 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करते हुए 5-5 करते हुए बढ़ाएं। और यदि आप समय अवधि के साथ करना चाह रहे हैं तो आप इसे शुरुआत में 30 सेकंड से शुरू करें और इसको बढ़ा करके 2 मिनट 5 मिनट तक आप लेके जा सकते हैं। यह अभ्यास आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा। शांति के साथ साथ आपकी जो ध्यान को केंद्रित करने वाली शक्ति है ये उसको बढ़ाएगा और आलस्य को भी कम करेगा। हालांकि ये जब शरीर और मन को शांत करता है तो आराम करने का आपका मन करेगा। ऐसे में आपकी थकावट है ये उसको दूर कर देगा, जिससे बाद में आपके शरीर में स्फूर्ति बन के आएगी। तो प्रारंभिक श्वसन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी समय अवधि को धीरे धीरे करते हुए बढ़ाते रहें। मैं एक बार और आपको ये अभ्यास दर्शा देता हूं कि किस तरह से करना है। मेरुदंड सीधा करने के बाद हथेली आपकी इस तरह से रहती है, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हम हथेली को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं। अब श्वास पूरी अंदर आने के बाद आपने हथेली को पूरा नीचे करना है। कोहनियां इस तरह से आपकी फैली रहेंगी। कंधों को बिल्कुल ढीला रखना है आपने और नीचे की तरफ उठाना नहीं है आपने। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपकी हथेलियां नीचे की तरफ आती रहेगी। तो इस तरह से यह अभ्यास होगा। श्वास प्रश्वास आपका लंबा धीमा गहरा रहेगा। इस चीज को आपने याद रखना है। तेजी से ना श्वास लेना है ना ही छोड़ना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आनंद के साथ आपने श्वास को लेना है और छोड़ना है। तो इस तरह से आपका अभ्यास चलेगा। चलिए चलते हैं दूसरे योग अभ्यास की ओर। जो आपका दूसरा योग अभ्यास है, यह अभ्यास आपकी पीठ और कंधों की जकड़न को बिल्कुल दूर कर देगा। यह अभ्यास है हमारा सुखासन। यदि मैं सुखासन कहता हूं तो यह बैठने वाली स्थिति बन के आती है, परंतु यह स्थिति ही आपकी पीठ की जकड़न ठीक नहीं करेगी। इस स्थिति के अंदर जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं वो आपके पीठ, हाथों और कंधों की जकड़न को दूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या क्या सुखासन में कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं कि सुखासन की जो स्थिति पहले उसे जान लें। सुखासन की जो सक्रिय स्थिति है वो आपको विशेष लाभ पहुंचाएगी। उसके लिए आपने पैर ऐसे पहले सामने रखने हैं, फिर एक पैर को अंदर लेके आएंगे, जैसे कि मैं दाहिना लेके आ गया हूं। जो भी आपके आसान पांव होता है जिसको आप पहले अंदर लाते हैं उसी को आप पहले अंदर लेके आएंगे और ध्यान देंगे कि आपका घुटना और टखना एक सीध में है। फिर यहां से बाएं पांव को उठा करके अंदर की तरफ लेके आया हूं और बायां घुटना और टखना भी एक सीध में आ गया है। पीछे वाले पांव की ये जो लंबी वाली हड्डी है शिन बोन, ये आगे वाले पांव के इस वाली मांसपेशी पर दबाव बनाएगी और ये मांसपेशी भी अंदर की तरफ दबाव बनाएगी। फिर आपने जितना हो सकता है घुटनों को नीचे ले जाने का प्रयास करना है।
अब यदि आपकी जो पीठ है वो सीधी नहीं रह पाती है और ये स्थिति भी थोड़ा कठिन आपको लगती है, तो जब आप नीचे बैठ रहे हैं तो आप नीचे से कोई तकिया कंबल इत्यादि कुछ मोटा सा लेकर के, बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो, हल्का सा मोटा सा कुछ लेकर के उसके ऊपर बैठें, ताकि आपके मेरुदंड में भी आपको लाभ मिले कि इसको सीधा कर पाए आराम से, और घुटने भी आपके नीचे को आने लगे। तो इस तरह से आपने अपने सुखासन की तैयारी करनी है। तो सुखासन की तैयारी होने के बाद आपने अपने हाथों को बगल में इस तरह से फैला लेना है, और सुखासन में बैठने के बाद यह भी ध्यान देना है कि कूल्हे की हड्डियां भी समान रूप से जमीन पर लगी रहे। यदि महसूस नहीं हो पाती हैं तो आपको अपने नितंबों को हल्का सा बाहर को ऐसे खींचना पड़ेगा, तब आपको महसूस होने लग जाएगी। चलिए, हाथों को फैलाने के बाद मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को खींचते हुए बगल से उंगलियों को खोलते हुए आपने ऊपर की तरफ को उठाना है, हथेलियों को मिलाना है और हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अच्छा सा खिंचाव आपके हाथ में और कंधे में और पीठ पे आता है। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने फिर अपने हाथों को नीचे लेके आना। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास चलता रहेगा। जैसे हम लोग सुखासन के अंदर ऊर्ध्व नमस्कार की स्थिति कहते हैं कि ऊर्ध्व नमस्कार सुखासन हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसी प्रक्रिया को आपने कम से कम 5 से 8 बार दोहराना है कि श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो इस तरह से आपने इसे कम से कम 5 से 8 बार दोहराना है, तभी आपको इसके अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। फिर से हम हाथों को बगल पे इस तरह से फैला लेते हैं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। जब आप इसको उठा रहे हैं तो पेट को बहुत ज्यादा आगे को ना आने दें, नाभि को हल्का सा अंदर को खींचे ताकि मेरुदंड आपका ऊपर को उठ जाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने शरीर को बाईं तरफ ले आना। तो बाएं हाथ को खींचते जाएं, ऐसे उंगली से आप अपने हाथ को चला सकते हैं और खींचते चले जाएंगे और बाईं तरफ झुकेंगे। अब ध्यान यहां पर क्या देंगे कि ये जो आपकी दाएं कूल्हे की हड्डी है जमीन से ऊपर ना उठे, ये जमीन के पास पे लगी रहे, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी नीचे को इस तरह से ना दबे, ये भी उठा हुआ रहे। तब आपने ये स्थिति बनाते हुए हाथ पे खिंचाव लेके आना। और ये खिंचाव आपके हाथ पे ही नहीं रहता है, ये पूरा आपके बगल और पीठ के दाएं हिस्से वाली जो पीठ है उस पर ये पूरा खिंचाव बन के आता है। पेट की मांसपेशी पे भी ध्यान देंगे। अगर इसको अंदर को खींचेंगे, नाभि को खींचेंगे, तो आपके पेट में भी ये सक्रियता लेके आएगा। इस तरह से यही प्रक्रिया को आपने दूसरी तरफ भी करना है। अब इस स्थिति को आपने क्या करना है, स्थिति में जाने के बाद आपने रुकना है, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। तो इसको आपने बार बार ना करके एक स्थिति में गए, रोक लिया, और रुकने के बाद आपने कम से कम 8 से 10 श्वास प्रश्वास लेना है, और फिर आपने दूसरी स्थिति पे जाना है। यानी कि पहले आपने दाएं हाथ को सीधा किया, फिर गए 8 से 10 श्वास ली, फिर बाएं हाथ को सीधा किया और फिर दाहिनी तरफ चले गए 8 से 10 श्वास ही। तो ऐसे आपने इस अभ्यास को दोनों तरफ करना है। एक बार आपका ये दाएं बाएं से हो जाएगा तो ये आपका अभ्यास पूर्ण माना जाएगा। यदि ये स्थिति आपको ज्यादा लाभ देती है, आपको अच्छा लगता है, तब आप इसे एक बार की जगह पे 2 बार भी दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले अभ्यास की ओर लेके जाता हूं। सुखासन की स्थिति में आप अपने पीठ के निचले वाले हिस्से भी बहुत अच्छा सा खिंचाव दे सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि सुखासन में आपने हाथों को ऊपर उठाया और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके गए। देखिए मेरा शरीर आगे को झुकने लगा, तो इस तरह से झुकाना है, और पीठ पे ध्यान देंगे तो पीठ मेरी सीधी है, तो इस तरह से आपको सीधा रखना है पीठ को, और हृदय को जितना हो सकता है उठा के रखना है। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचते चले जाएं। आपकी जो हथेलियां हैं वो कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलेंगी। यहां पर मैंने अपनी उंगलियों को खड़ा करके रखा हो ताकि जिनके कंधों में ज्यादा जकड़न है उनको हृदय को नीचे ले जाने में आसानी हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यदि आपके कंधे खुले हैं तो आप अपनी हथेली को रख करके भी नीचे जा सकते हैं। यदि आपका सिर पूरा जा सकता है नीचे तो पूरा ले जाएं। यदि पूरा नहीं जा पाता है तो आप इस तरह से पीठ को सीधा रख करके आधी अवस्था में भी रुक सकते हैं, परंतु जितना हो सके मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इसे बहुत ज्यादा ऐसे तिरछा ना होने दें, इसे सीधा रखेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि आप ज्यादा नीचे ना जा पाए और आपका पीठ नीचे जाते जाते आप जा तो पा रहे हैं परंतु पीठ जो है उठने लग रही है, तो अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना है और कुर्सी के ऊपर रख देना है। तो आपकी पीठ आराम से सीधी भी हो जाएगी, कुर्सी को हल्का हल्का सा आगे खिसकाते रहें और पीठ में अच्छा सा खिंचाव भी आएगा। ये अभ्यास आपके पीठ पे भी खिंचाव लेके आता है, और यदि आप आसन की गहराई पे यानी कि इस तरह से जा पाते हैं तो ये आपके कूल्हे की मांसपेशियों पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आता है और पीठ को पूरा खोल देता है। पीठ की जो भी जकड़न है आपकी वो चली जाएगी और आपको काफी आराम महसूस होगा।
तो इसको कर सकते हैं। सुखासन में और भी स्थितियां यहां पर बनती जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सुखासन में बैठ करके घुमावदार स्थिति बनाते हैं, यानी कि ट्विस्ट करते हैं। उसके लिए आपने बाएं हाथ को दाएं जंघा के बाहर पे रखना है और फिर दाएं हाथ को पीछे लेके जाना है। पीछे ले जाने के बाद, इसको भी मैं आपको बगल से दिखवा देता हूं कि पीछे ले जाने के बाद आपने उंगलियों को खड़ा करना है और दबाव बनाना है उंगलियों पे। श्वास को बढ़ते हुए जितना हो सकता है मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं जंघा पे दबाव बनाएं और शरीर को पीछे को पलटाते जाएं। इस तरह से धीरे 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 शरीर को पीछे को पलटाते जाएंगे और सिर को भी पीछे को घुमा लेंगे। तो ये स्थिति आपकी बनेगी। ध्यान यहां पर देना है आपको कि आपका जो हृदय है, जैसे मेरा हृदय ऊपर को उठा हुआ है और खुला हुआ फैला हुआ है, ये आपको ध्यान देना है कि आपका हृदय ऐसे नीचे को झुका हुआ ना रहे, कंधा आगे को ना आए, कंधा ये पीछे को जाएगा, हृदय उठा रहेगा, मेरुदंड ऊपर को सीधा रहेगा। बस इतना ध्यान देना है आपने। इस स्थिति में आने के बाद भी आपने लगभग 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकेंगे। ये मान लीजिए आप 8 से 10 श्वास ले रहे हैं। फिर आपने यही अवस्था को दूसरी तरफ से करना है कि दाएं हाथ को बाएं जंघा के बाहर पे और बाएं हाथ को पीछे, उंगली को खड़ा करके रखेंगे, श्वास लेंगे, मेरुदंड को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे को पलट देंगे। इस अवस्था में पीठ की मांसपेशी बहुत अच्छे से खिंच जाती है, ये तिरछी होती हुई खिंचती जाती है, जिससे पीठ में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगता है। आपको पीठ काफी हल्की महसूस होने लगेगी, आपको काफी अच्छा लगेगा कि पीठ आपकी काफी हल्की हो गई है और आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं जिन उनमें दबाव जो दिन भर बना हुआ है वो खुलने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये है सुखासन की स्थिति। सुखासन के अंदर आप कई सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जो मुख्य प्रक्रियाएं वो मैंने आपको बतला दी। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे योग अभ्यास की तरफ। हमारा तीसरा योग अभ्यास है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन की स्थिति इस तरह से होती है कि हम लोग पैरों के तलवों को पास में ला करके मिला लेते हैं। अब मैं इसकी जाने की स्थिति आपको अच्छे से दिखला देता हूं। देखिए, जब आप इस स्थिति में जा रहे हैं तो आपने अपने दाएं पंजे को पलटना है कि जंघा आपकी बाहर की तरफ को घूम जाए और फिर घूमने के बाद फिर आपने मोड़ना है। और जब आप मोड़ेंगे तो ध्यान देंगे घुटना इस तरह से ऊपर उठ के नहीं आएगा, घुटना ऐसा बाहर की तरफ उठेगा परंतु बाहर की तरफ जाएगा और फिर आपने पंजे को अंदर लाना है। यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से करेंगे। पांव को दूसरी तरफ पलटा दें, फिर बाएं पांव को मोड़ें और तलवों को मिला लें। तो यहां तक स्थिति बनने के बाद, यहां पर तक की स्थिति आप समझ गए हैं। यहां पर स्थिति बनने के बाद अब जो बद्ध कोण हम इसको कहते हैं, यहां पर हम लोग एक विशेष स्थिति बनाते हैं या आप कह सकते हैं एक विशेष अभ्यास करते हैं जिसे हम लोग तितली आसन कहते हैं। तो उसके लिए हमने उंगली बांधनी है और पंजों के नीचे पे रख लेनी है, पंजों पे दबाव बनाना है। पंजों पर दबाव जब बनेगा तो उंगली से दबाव अपने पंजों की तरफ बनाते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाना है, यानी कि पंजे नीचे को दबा रहे हैं और हाथ ऊपर को उठा रहे हैं। दोनों तरफ से ताकत लगेगी और आपका जो मेरुदंड है वो भी ऊपर को उठता चला जाएगा। इस तरह से पीठ आपकी सीधी रहेगी। और फिर आपने तितली आसन के लिए इस तरह से अभ्यास करना है कि घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना है, धीरे धीरे हिलाएं और लगभग इसी अभ्यास को, ये ऊपर नीचे हिलाने वाली जो स्थिति है, इसको कम से कम 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक करें। और यदि आपको स्थिति आसान लगे, आपके जोड़ थोड़ा सा खुल रहे हैं, स्थिति आपके लिए आसान लग रही है, तो आप इसे तेज तेज भी हिला करके इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये बद्ध कोणासन में हमने क्या किया, तितली आसन। बद्ध कोणासन की अपनी जो स्थिति है वो भी बहुत लाभकारी होती है। उसके लिए आप इस तरह से पांवों को आगे ला करके हाथों को पैरों के बीच से निकालते हुए पंजों को पकड़ लें। श्वास को बढ़ते हुए फिर सामने को देखें, मेरुदंड को जितना हो सकता है खींचेंगे सामने की तरफ। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से खिंचाव आता है और उसके बाद ध्यान देते हैं कि हृदय वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये आगे की तरफ खुलता चला जाएगा। जितना हो सकता है इसे खोलते हुए नीचे लाएंगे, अंत में सिर को नीचे लेके जाएंगे। हो सकता है आपकी स्थिति यहां तक ना आए, मेरी तरह हो सकता है आप यहां पे हो, परंतु जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकें। और स्थिति में आने के बाद जो विशेष यहां पर है कि घुटने और जंघा नीचे की तरफ दबाव बनाएगी। भले आप इतना आए परंतु घुटनों को धीरे धीरे नीचे को ले जाते रहें जितना आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से घुटनों को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि इस अभ्यास का जो मुख्य लाभ है वो आपके कूल्हे के जोड़ से जुड़ा हुआ। हालांकि जब आप आगे को झुकते हैं तो पीठ पे खिंचाव बनता है, तो आपको पीठ संबंधी लाभ मिलते हैं। परंतु यहाँ पर जो अभ्यास हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले वो सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो मुख्य है वो पैर की स्थिति है। पैर की स्थिति में विशेष ध्यान देना है कि घुटना और जंघा नीचे की तरफ को दबता चला जाएगा। इसके लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पंजे को पकड़ा, श्वास भरा, श्वास को छोड़ते हुए अपनी कोहनी को अपने जंघाओं पे या ये वाली जो मांसपेशी है काफ मसल, इसके ऊपर रख करके इस तरह से झुकते चले जाएं और
अपने हाथों से कोहनी से दबाव बनाते चले जाएं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस अभ्यास को। इससे क्या होगा कि आपका ये जो कूल्हे वाला जोड़ है, दिन भर बैठे रहने के कारण से, क्योंकि खासकर हम लोग या तो यूं इस तरह से बैठते हैं और या फिर कुर्सी में एक पांव दूसरे पांव के ऊपर करके बैठते हैं, ऐसे में ये जोड़ हमेशा बंद रहता है। रक्त का संचार पैरों पे सही तरह से नहीं पहुंच पाता, तो पैरों को सही पोषण नहीं मिलता है और ऐसे में जब उम्र बढ़ती है तो पैरों में कंपन आने लगता है, नसों के गुच्छे बनने लगते हैं, शाम होते ही पैरों के पीछे इस वाली मांसपेशी पे खासकर दर्द होने लगता है और घुटने के अंदर भी थकान सी महसूस होने लगती है। तो ये सारी जो आपकी समस्या है उनके लिए ये आपको लाभ देगा कि रक्त का संचार जब नीचे को जाएगा तो पैरों को अच्छा पोषण मिलेगा और जिससे आपकी छोटी मोटी दिक्कतें ठीक होने लगेंगी। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला योग अभ्यास है, जो कि हमारा चौथा योग अभ्यास, वो है हमारा जानु शीर्षासन। कि अब हम लोग पैरों पे थोड़ा और ध्यान लेके जाएंगे। जानु शीर्षासन की स्थिति के लिए आपने पैर सीधे करने होते हैं। अब मैं अपने दाएं पांव को एकदम से सीधा रखूंगा, तो यहां पर क्या करना है, जैसे हम लोगों ने बद्ध कोणासन में गए थे वैसे ही यहां पे जाएंगे कि पंजे को बाहर को पलटाया, जंघा को बाहर को पलटाया और फिर अपने बाएं पंजे को अंदर की तरफ लाएंगे और अंदर पैर के तलवे को दाहिनी जंघा के अंदर से सटा देंगे। तो इस तरह से स्थिति बनेगी। हो सकता है आपके पांव मेरी तरह इतने अच्छे से ना दिखलाई पड़े, आपके घुटने बहुत ज्यादा ऊपर आए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कंबल इत्यादि अपने इस घुटने के नीचे पे रखें ताकि इसको दबा करके थोड़ा और आसन को अच्छा बना सके। और यदि आपका पांव पूरा ऊपर तक नहीं उठ पाता किसी कारणवश, तो आप इसे यहां भी रख सकते हैं। बस घुटने की तरफ इस तरह से ना रखें कि दबाव बने। ये जैसे कि पांव पे हमारा आर्च होता है, तो वहां पर ला करके रख देंगे तो घुटने पे दबाव नहीं बनेगा। तो जितना भी होता है कि कभी भी हम योग अभ्यास में जोड़ पे दबाव नहीं देते, तो अपने अनुसार इस तरह से व्यवस्था बनाए अपने पांव की कि घुटने की तरफ दबाव ना डालें। बाकी दाएं पांव को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे और उसे सक्रिय बना के रखेंगे। उसके लिए एड़ी पे दबाव बनाएं, जंघा के पीछे वाली जो मांसपेशी है इसको नीचे की तरफ धकेलें और ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को उठाएं। घुटने की कटोरी भी हल्की हल्की सी खींचेगी। हो सकता है आपसे इतना ना हो तो एड़ी को दबाएं और जंघा के पीछे वाले हिस्से को दबा के रखें। और यहां पर ध्यान दें कि घुटना इस तरह से ना दबे कि घुटने में दबाव आपको लगे। यदि घुटने में किसी भी तरह का दबाव लगता है तो घुटने को हल्का सा मोड़ के भी आप रख सकते हैं। अब यहां से आगे की स्थिति जान लें। श्वास को भरते हुए हाथ हम ऊपर उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकते चले जाते हैं। अब जितना आप झुक सकते हैं झुकेंगे। फिर हम यहाँ पर पैर को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आगे से पैर को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यदि आपके हाथ मेरी तरह पांव तक ना पहुंचे, हो सकता है आप यहां पे हो, तो यदि आपके हाथ मेरी तरह पांव पे ना पहुंचे तो कोई रस्सी चुन्नी इत्यादि लें, उसको आगे से लगाएं और फिर पैर को पकड़ लें। फिर जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा करें इस तरह से। यदि आपका शरीर लचीला है तो आगे से पकड़ के फिर मेरुदंड को सीधा करें। पैर को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पैर से संबंधित ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। शुरू में देखिए पीछे से खिंचाव आता है, वो खिंचाव आपको शुरुआत में दर्द जैसा लगे, परंतु वही खिंचाव आपको बाद में आनंद देने लगता है, आपको अच्छा लाभ देने लगता है। तो उस खिंचाव से घबराएं नहीं, वो अच्छा खिंचाव है और उस खिंचाव को आने दें। बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी, एकदम से नहीं जाना, एकदम से नहीं आना। बहुत प्यार से श्वास को भरते हुए आराम से ऊपर लेके जाएंगे हाथ को, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे, धीरे से पकड़ेंगे और धीरे धीरे पैर को भी और जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करेंगे, पीठ को सीधा करेंगे। तो धीरे धीरे ही आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है ताकि आपको लाभ धीरे धीरे करके बढ़ते हुए मिले और आपको किसी भी तरह की हानि ना हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। यदि घुटने किसी कारणवश सीधे नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा जकड़ है पांव में, तो आप घुटने को आराम पूर्वक मोड़ के भी अभ्यास को करते हुए इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानु शीर्षासन की स्थिति कि एक पांव से कर लिया तो फिर आपने अपने दूसरे पांव को मोड़ना है, दूसरे पांव से कर लें। दोनों ही तरफ स्थिति को लगभग आपने 15 से 30 सेकेंड इतना कम से कम रोकना है। यदि हो सके तो समय के साथ 1 मिनट 2 मिनट तक भी आप इसे बढ़ा के कर सकते हैं। तो ये था जानु शीर्षासन। इससे ही लगा हुआ है हमारा पश्चिमोत्तानासन। दोनों ही आसन आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही आसपास के आसन है। एक समझ लीजिए कि आधी स्थिति है, एक पांव की पूरी स्थिति है। अब ये आसन को भी आप इसके साथ जोड़ के कर सकते हैं तो आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेंगे। श्वास को भरते हुए इसमें हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। इस अवस्था में भी हमारे पांव एकदम से सीधे और सक्रिय बने रहते हैं। यह अवस्था कुछ लोगों को थोड़ा कठिन लगती है शुरुआत में, तो जो भी स्थिति आपकी यहाँ पर बन पड़ती है कि पांव तक हाथ नहीं पहुंच रहे, चुन्नी रख लिए,
जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे भी यदि आप झुक रहे हैं तो यहां भी मेरुदंड को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करेंगे और कंधों को ऐसे उठाएं नहीं। अभ्यास के दौरान कंधों को कान से दूर रखें ताकि आपकी जो गर्दन है उसमें किसी भी तरह का दबाव ना पड़े। यदि कंधे उठते हैं तो गर्दन के पीछे दबाव आएगा, बाद में आपको दर्द या जकड़न महसूस होगी। तो कंधों को नीचे रखेंगे। तो इस तरह से ये आपकी पश्चिमोत्तानासन की स्थिति बनती है। ये हमारी अर्ध स्थिति है। इसी स्थिति में थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। यदि आपका शरीर और जा सकता है तो इस पर और भी नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग अवस्थाओं में जाएंगे। बस ध्यान रखें कि सिर को पहले इस तरह से ना झुकाएं कि आपकी पीठ पीछे से टेढ़ी हो जाए। सिर आपका सबसे अंत में जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि मेरुदंड जितना हो सके सीधा रहे। जब आप झुक रहे हैं तो आपका पेट उठ करके जंघा के पास पे जाए, फिर हृदय जाए, और यदि स्थिति सीधी रही तब आपका सिर जाएगा, अन्यथा सिर को ना लेके जाए। तो ये था हमारा आगे को झुकने वाला अभ्यास, जिसमें हमने जाना जानुशीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन। अब हम लोग चलते हैं इन सबसे ज्यादा लाभदायी और बहुत ही विशेष योग अभ्यास की ओर, जो कि है हमारा 5वां आसन। उसके लिए आपने अपनी पीठ के बल लेटना है सबसे पहले। तो यहां पर आपने पीठ के बल आकर के लेटना है। हमारी स्थिति है सर्वांगासन की। सर्वांगासन एक पूर्ण स्थिति होती है, जहां जो स्थिति मैं आपको दर्शाऊंगा वो एक आसान स्थिति है जो हर तरह का अभ्यासी कर सकता है। उसी का एक स्वरूप है छोटा, जिसे हम विपरीत करनी कहते हैं। तो आप मेरे साथ में विपरीत करनी करने जा रहे हैं। यहाँ पे पीठ के बल लेटने के बाद आपने हथेली से जमीन पर दबाव बनाना है। श्वास को बढ़ते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए पैरों को उठा लेना होता है। फिर आपने अपने हथेली से पीठ के निचले वाले हिस्से पर अच्छा सा सहारा देंगे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। यहां पर स्थिति में आपके एड़ियां ऊपर की तरफ को खींचेगी और पंजा आपका नीचे की तरफ, पैर की उंगलियां आपके चेहरे की तरफ आएगी। तो इस तरह से आपकी ये विपरीत करने की अवस्था बनती है। तो यहां पर जब आप आ जाएं तो प्रयास करें कि कम से कम आप 15 से 30 सेकंड रुक पाए। यदि यह अवस्था आपके लिए और आसान बन पड़ती है तो इस अवस्था में आप बढ़ा करके इस अवस्था को 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं। यदि आपके हाथ थकते हैं पीछे से सहारा देते देते तो आप इस अवस्था को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, घुटने को मोड़ के। और इससे भी आसान स्थिति यह है कि आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जैसे आप लेटे हैं पीठ के बल दीवार के पास पे लेटे और पैरों को एकदम से सीधा करके दीवार पे रखते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यदि आप पैरों को दीवार पे इस तरह से रख के करते हैं तब आप आराम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो ना रुकें, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि खून का जो संचार है आपका ना, जो रक्त का संचार है वो थोड़ा कम हो जाता है पैरों की तरफ, जिससे कई बार खून के थक के पैरों की तरफ जमने लगते हैं। खासकर जिनका मोटा जो थिक ब्लड होता है, मोटा खून होता है, उनको थोड़ा सा ये खतरा होता है कि पैर नम होने लग जाता है, सुन्न होने लग जाता है। तो जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो ना रहें, परंतु 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक एक व्यक्ति आराम से इस अवस्था पर रह सकता है। और होता क्या है इस अवस्था में, इसके लाभ ही इसे विशेष बनाते हैं। मैं आपको अवस्था भी करके दिखला देता हूं दोबारा से, ताकि आपको स्थिति दोबारा दिख जाए, साथ ही साथ लाभ भी बताता चला जाऊंगा। तो यहां पर सर्वांगासन हमारी विशेष अवस्थाओं में से एक आसन है। तो इस आसन में आपका जो रक्त का संचार है अब वो पैरों की तरफ कम जा करके वो किस तरफ जा रहा है, सिर की तरफ जा रहा है। ऐसे में आपके हृदय को भी कम काम करना पड़ रहा है। तो ये हृदय के लिए बहुत ही आरामदायक स्थिति होती है। और जब आपका रक्त आपके सिर की तरफ जाने लगता है तो आपके मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण मिलने लगता है। और जब मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण मिल जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा आपके जब मस्तिष्क में बढ़ने लगेगी, तो ऐसे में आपका जो सोया हुआ दिमाग है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपको आलस्य आ रहा था, वो आपका चुटकी बजाते ही दूर भाग जाएगा। आपको आलस्य आपका एकदम से खत्म हो जाएगा। काम के प्रति आपकी जो रुचि है वो बनने लगेगी और आपको आपके दिमाग में तरह तरह के विचार, जो अच्छे विचार हैं वो आने लगेंगे। आइडियाज जिसे आप कह सकते हैं कि आने लगेंगे। घर में खाली बैठ के क्या करें, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पढ़ने में मन लगा लेते हैं, कुछ भी। आपको कई तरह के बहुत सारे सकारात्मक विचार आएंगे और इनका आपको लाभ भी मिलेगा। तो इसी वजह से ये इस श्रृंखला का एक विशेष आसन है और जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है कि एक तो दिमाग सुन्न होने लगता है कि क्या करें क्या ना करें, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और आलस्य बनने लगता है शरीर में। तो ये आलस्य को दूर करेगा और आपको इस तरह के लाभ देगा। इसके अलावा भी इस आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं, उन लाभों को भी आप प्राप्त करेंगे।
तो ये था हमारा 5वां आसन। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6वें आसन की ओर। तो हमारी श्रृंखला का जो 6वां आसन है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपके जो पांव है इसी तरह से मुड़े रहेंगे और आपने अपनी हथेलियों को कूल्हे के नीचे पे इस तरह से रखना है कि हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी और आपने हथेली के पीछे वाले हिस्से पे अपने कूल्हे को टिका लेना है। अब जो आपकी कोहनियां है, कोहनी पे ध्यान देंगे, इन्हें आपने अंदर की तरफ शरीर की ओर खींचना है। इस तरह से खींचते हुए इन्हें शरीर के पास पे या शरीर के अंदर की तरफ ले आएंगे। फिर यहां से पैरों को एकदम सीधा कर दें, पंजों को मिला लें, एड़ियों को सामने की तरफ खींचे, जितना हो सकता है पैरों को सीधा और सक्रिय करके रखेंगे। अब हथेली पर दबाव बनाएं, सिर को उठाएं, कंधों को उठाएं और कोहनी से दबाव बनाएं और जितना हो सकता है ऊपर को उठ जाएं। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। अब यहां से कंधों को पीछे और नीचे की तरफ घुमाना है, श्वास को भरना है, जितना हो सकता है हृदय को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे लेके जाएं, इस तरह से स्थिति। और सिर को हल्का सा जमीन पे लगा देना है। सिर पे किसी भी तरह का जोर दबाव नहीं देना, बस आपने जमीन से इसे लगा देना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी मत्स्यासन की। तो यह है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन की स्थिति में आने के बाद आपको लगभग आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक रुकना है, तभी आपको इसके ज्यादा से ज्यादा और अच्छे लाभ मिलेंगे। अब यहां से जब आपका समय पूरा हो जाए, सिर को हल्का सा उठाएं, सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन की ओर लेके जाएं, घुटनों को मोड़ेंगे और हथेलियों को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। तो ये था मत्स्यासन। मत्स्यासन की अवस्था मैंने आपको बता दी, जाने का तरीका दिखला दिया, आने का तरीका बतला दिया, समय अवधि बतला दी। अब मैं आपके उसके लाभ बता देता हूं। देखिए, मत्स्यासन की जो स्थिति होती है, एक तो ये आपके हृदय वाले क्षेत्र का विस्तार करती है, जिससे आपकी श्वास की प्रक्रिया बेहतर होती है। और दोस्तों, जब आपकी श्वास की प्रक्रिया बेहतर होगी तो जो आपके श्वास हैं वो आपके मन मस्तिष्क को संतुलित बना के रखते हैं। जैसे कि आपने पहले प्राणायाम किया था और इसके बाद आप एक और विशेष प्रक्रिया जानेंगे प्राणायाम के अंत में। तो श्वास प्रश्वास जितनी बेहतर होगी और प्राणायाम की प्रक्रिया के लिए आपकी श्वास जितनी तैयार होगी, जितने अच्छे से तैयार होगी, तो उतना ही ज्यादा आपको मानसिक लाभ मिलेगा। जैसे कि मन में नकारात्मक विचार आना वो दूर होंगे, चिड़चिड़ापन आना, तनाव रहना, क्रोध आना, उनको ये दूर करने में सहायक हो। हालांकि ये अभ्यास उन चीजों को नहीं करता है, बस ये श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बना देता है। और जब आपकी श्वास लंबी और गहरी बनने लगेगी तो आपको वो लाभ वहां पर मिलने लगेंगे। इसके अलावा मत्स्यासन में आपके थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करती है, जिससे इस ग्रंथि के कार्यों में सक्रियता आती है। तो बहुत सारी जैसे महिलाएं हैं जिनको तरह तरह के मूड स्विंग की जो समस्या होती है कि मूड बदलता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो भी दूर होगी। सामान्य पुरुष को भी इसका लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ये पेट के अंदर से अच्छा सा खिंचाव लेके आता है, जिससे पाचन प्रणाली को ये बेहतर बनाता है। तो पेट संबंधी आपको गैस इत्यादि के जो विकार हैं, ये उनको दूर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये किडनी के कार्यों को बेहतर बनाता है, उससे जुड़ी हुई ग्रंथि के कार्य को बेहतर बनाएगा। तो आपको अनेकों लाभ इस आसन के मिलते हैं। साधारण भाषा में बोलूं तो ये आपके शरीर को तंदुरुस्त बना देगा। तो इस तरह से मत्स्यासन के अनेकों लाभ हैं। मत्स्यासन भी आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा 7वां आसन है उसकी ओर लेके चलता हूं। वो भी पीठ के बल करने वाली प्रक्रिया है, सूत्र सुचिरंध्रासन। उसके लिए आपने इस तरह से एक पांव को उठाना है और दूसरे पैर की जंघा के ऊपर घुटने के पास पे रख देना है। फिर आपने एक हाथ को, तो जैसे कि ये मेरा बायां पांव है, तो मैं बाएं हाथ को पांव के बीच से निकालूंगा और दाएं हाथ को बाहर से लाऊंगा। फिर अपने आगे से ये वाली जो हड्डी है इसको पकड़ लूंगा। इस तरह से आपने पकड़ना है। सिर को आप वापस से नीचे ले जा सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को हृदय के पास पे लेके आएंगे। जितना हो सकता है अपने हृदय यानी कि चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें। बस ये आसन अपने लाभ को स्वतः ही बता देता है कि जहां जहां पर आपको खिंचाव मिल रहा है, इसका मतलब वहां वहां की मांसपेशी की जकड़न को ये खत्म कर देगा, जिससे आपको जो बैठने के बाद जो कमर में दर्द होता है या पैर से जुड़ी हुई समस्या आती है, कमर से जुड़ी हुई समस्या आती है, ये उनको दूर कर देता है। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद आपने यही प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराना है और दोनों तरफ आपने लगभग ये मान लीजिए कि कम से कम आपने 15 से 20 सेकंड रुकना है एक स्थिति पे और जितना खिंचाव हो सकता है लेके आना और धीरे धीरे खिंचाव को बढ़ाना है। फिर दूसरे पांव भी 15 से 20 सेकंड करना है और फिर आप वापस आ सकते हैं।
तो ये था हमारा 7वां अभ्यास। और अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी अभ्यास की ओर। सबसे विशेष अभ्यास है, सबसे महत्वपूर्ण है और योग अभ्यास में सबसे ज्यादा लाभकारी है। ये कोई आसन नहीं है, ये प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि करना। नाड़ी हमारे शरीर को संतुलित करती है, हमारे विचार को संतुलित करती है, और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर संतुलित रहे और हमारे विचार भी संतुलित रहें, और इनके बीच में जो जुड़ाव है वो परस्पर बना रहे, किसी भी तरह का डिसबैलेंस ना आए। तो उसके लिए हम लोग करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की स्थिति के लिए किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे और कूल्हे की हड्डी पे ध्यान देंगे कि वो जमीन पर लगी रहे, मेरुदंड को सीधा करेंगे। अब यहां पे आपने इस तरह से अपने दाहिने हाथ से मुद्रा बनानी है। इसको कहते हैं हम लोग नासिकाग्र मुद्रा, कि आपने मध्य वाली अंगुली को, बीच वाली जो लंबी अंगुली है, इसको आपने दोनों भौहों के मध्य पे रखना है। अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करना। अभी नहीं करेंगे, बस अवस्था को आप समझ लेंगे कि अंगूठा आपके दाहिनी नाक को बंद करता है, आखिरी की ये 2 उंगलियां आपकी बाई नाक को बंद करती है, पहली उंगली इस तरह से आगे की तरफ को खिंची रहती है, और जो आपका बायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा बनाता है। इस तरह से ज्ञान मुद्रा की स्थिति बनती है और उसको जंघा के ऊपर रख लेते हैं। अब यहां से चलते हैं प्राणायाम। ये थी इसकी स्थिति। प्राणायाम के लिए हम लोग दाई नाक को शुरुआत में बंद करते हैं, लंबा धीमा गहरा श्वास बाई नाक से अंदर लेते हैं, बहुत ही धीरे से श्वास आपको लेना होता है। श्वास इस तरह से अंदर आने के बाद बाई नाक को आप बंद कर देंगे, बहुत ही धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास आपने दाहिनी नाक से बाहर छोड़ना है। फिर दाहिनी नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, और फिर बाई नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये एक चक्र माना जाता है कि बाएं से ली, दाएं से छोड़ी श्वास को, फिर दाहिने से श्वास ली और बाएं से छोड़ी। तो ये आपका एक चक्र हो जाएगा, और ऐसे ही आपने कम से कम 6 चक्रों का अभ्यास करना है, और इस चक्रों को बढ़ाते हुए 20 चक्र तक आपने जाने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आपकी समय सीमा होगी, जितना समय आपके पास खाली रहता है, उसके अनुसार आप इसे धीरे 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 और धीरे धीरे करके ही बढ़ाएं। एकदम से आपने देखा कि आपके पास ज्यादा समय है तो 10 बार 15 बार ना करें, आप शुरुआत में 5 ही करें, परंतु अच्छे से करें। अच्छे का मतलब है जितना हो सकता है श्वास को लंबा धीमा गहरा बहुत ही धीमे से प्रेम पूर्वक लेना है, कि श्वास की आवाज आपको तक नहीं आनी चाहिए, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को ही नहीं, आपको तक अपने श्वास लेने की आवाज आनी ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपको बहुत ही धीमे धीमे श्वास लेना है। हो सकता है शुरुआत में ऐसा ना हो पाए, प्रयास आपको यही करना है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी श्वास प्रश्वास में अंतर आने लगेगा, ये बेहतर होने लगेगी, तो आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारा आखिरी अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि आपको बताया, ये आपके शरीर और मस्तिष्क में सामंजस्यता स्थापित करता है, ऊर्जाओं को ये संतुलित बनाता है। इसके अलावा ये बहुत तरह के, गिनती नहीं है ये कितने तरह के रोगों को शरीर से खत्म कर सकता है। कई सारे योगी बोलते हैं ये 50 तरह के रोगों को ठीक कर सकता है, कई योगी बोलते हैं कि 90% रोगों को ठीक कर सकता है। बस इतना मान लीजिए, कर्म कीजिए, फल तो आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीजों के लाभ नाड़ी शोधन से मिलते हैं। तो ये है हमारी पूरी श्रृंखला। आप चाहें, आपके पास पूरा समय है तो आप पूरी श्रृंखला को अभ्यास करें, और श्रृंखला को मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि एक अभ्यास दूसरे अभ्यास के बाद सही तरीके से आता है। ऐसा नहीं बताया है कि आपने कभी बैठ गए, कभी खड़े हो गए, फिर बैठ गए, इस तरह से आपको नहीं बतलाया। पूरी श्रृंखला बना करके आपको सही तरह से मैंने आपको ये पूरा अभ्यास बतलाया है कि आपके पास यदि पूरा समय है तो सारे अभ्यास को एक एक करके एक बार आप करें, यानी कि एक के बाद एक अभ्यास को आपने करना है। यदि पूरी श्रृंखला नहीं हो पाती है तो इनमें से कोई भी 2-3 अभ्यास ले लें, उसे आज कर लें, फिर बाद के 2-3 अभ्यास कर लें, उसके अगले दिन कर लें। इस तरह से भी आप अभ्यास को कर सकते हैं, या फिर आधी श्रृंखला को सुबह कर लें और आधी श्रृंखला को शाम को कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार स्थिति को बदल सकते हैं। यदि हो सके तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अभ्यास को, पूरी श्रृंखला को प्रतिदिन करना है।
तब आप देखेंगे आपको अधिकतम लाभ मिलेंगे। आपको अधिकतम शारीरिक लाभ मिलेंगे, मानसिक लाभ मिलेंगे। ये आपको जो अभी जो आपका खाली समय है, इसमें ही आपको लाभ नहीं देगा। ये आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो ये है हमारी पूरी श्रृंखला। आशा करता हूँ ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी और अभ्यास आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।